प्लेटो के जो सिद्धांत हैं, पहला सिद्धांत उसका जिसके कारण से आज विश्व में उसके अमर दार्शनिकों में चर्चा होती है, उसका आदर्श राज्य का सिद्धांत। आदर्श राज्य का सिद्धांत, जिसकी विवेचना मैं आज वाले वीडियो में करने जा रहा हूँ। दूसरा नेक्स्ट उसका सिद्धांत रहेगा न्याय सिद्धांत। न्याय सिद्धांत। उसके बाद में हम अध्ययन करेंगे प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। शिक्षा सिद्धांत। फिर प्लेटो का जो सिद्धांत रहेगा आगे का, वो रहेगा साम्यवादी सिद्धांत। प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत। और अंत में हम जो विवेचना करेंगे वो रहेगा उसका उप आदर्श राज्य का सिद्धांत। उप आदर्श राज्य का सिद्धांत। राज्य का सिद्धांत। आज हम विवेचना करने जा रहे हैं प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत। आदर्श राज्य का सिद्धांत नेटलशिप जैसे विद्वानों ने लिखा है कि रिपब्लिक में वह अपने आदर्श को किंचित मात्र भी न्यून नहीं करता। उसे केवल इस बात से संतोष है कि वह राज्य को एक आदर्श के रूप में प्रदर्शित कर रहा है। रिपब्लिक में दार्शनिक प्लेटो की समस्त चिंतन का केंद्रीय विषय आदर्श राज्य रहा है। आदर्श राज्य। आदर्श राज्य, ये उसका मान लें समस्त चिंतन है। समस्त चिंतन, सारे सिद्धांत उसके हम कह सकते हैं इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जबकि आदर्श राज्य का सिद्धांत है वो उसने केंद्रीय अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया है। प्लेटो का जो आदर्श राज्य का सिद्धांत है उसमें उसने जो खाका तैयार किया, एक मॉडल तैयार किया, वो हम कह सकते हैं सबसे पहले उसने न्याय को रखा। उस पर जो उसने दो आधार स्तंभों की विवेचना की थी, पहला शिक्षा और दूसरा हम कह सकते हैं साम्यवाद। साम्यवाद ये आधारशिला है। आधारशिला। और ये प्रथम स्तंभ। प्रथम स्तंभ ये हम कह सकते हैं द्वितीय स्तंभ है। द्वितीय स्तंभ। साम्यवादी दृष्टिकोण को उसने द्वितीय स्तंभ के रूप में, और इसके ऊपर जो उसने परिकल्पना की है वह उसका एक आदर्श राज्य का सिद्धांत। आदर्श राज्य। सत्य की प्राप्ति। सत्य को कैसे प्राप्त किया जाए? सत्य अच्छाई कह सकते हैं, अच्छाई कह सकते हैं, सत्य कह सकते हैं, वास्तविकता कह सकते हैं। वास्तविकता को कैसे प्राप्त किया जाए? प्लेटो के दृष्टिकोण, प्लेटो का जो सिद्धांत है उस पर प्राय कई प्रकार के आक्षेप भी रहे हैं, लेकिन उसका हमें इस सिद्धांत के अंत में जब उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे तब इस दृष्टिकोण को हम रखेंगे। प्लेटो अपने आदर्श राज्य की बागडोर दार्शनिक शासक के हाथ में सौंपता है, क्योंकि वह आत्म संयमी है, ज्ञानी है, वह निर्लिप्त है। उसमें किसी प्रकार का कोई दुराचार नहीं है, उसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी संभावनाएं नहीं है जो राज्य का किसी भी प्रकार से विनाश कर सकें। तो वह एक पूर्ण रूप से एक आदर्श मॉडल, एक राज्य का जो आदर्श मॉडल होता है, उस प्रतिरूप होता है, उस प्रतिरूप को वह किसी भी परिस्थिति में प्राप्त करना चाहता है। इस हेतु उसने अपने संपूर्ण सिद्धांत में कहीं पर भी, और हम कह सकते हैं कानून का उसने कहीं पर कोई वर्णन नहीं किया है। कानून को उसने स्वीकार नहीं किया है। कानून की सत्ता वो नहीं चाहता था कि दार्शनिक शासक के मार्ग में किसी प्रकार की कोई बाधा आए, इसलिए उसने कानून को भी हटा दिया है। अब हम कह सकते हैं कि प्लेटो ने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए जिन बातों को रखा, जिन तथ्यों को रखा, उसमें सबसे ऊपर आता है प्लेटो के आदर्श राज्य में व्यक्ति और राज्य का संबंध। व्यक्ति और राज्य का संबंध। व्यक्ति और राज्य।
व्यक्ति और राज्य में संबंध की बात करता है। प्लेटो ने लिखा है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। पिंड नाम शरीर का है, ब्रह्मांड ये अंतरिक्ष है। हम कह सकते हैं कि व्यक्ति राज्य का एक प्रकार से लघु रूप है, या इसे इस प्रकार से कहें कि राज्य क्या है, व्यक्ति का विराट रूप है। जब व्यक्ति के रूप में उसका प्रतिबिंब झलकता है, व्यक्तियों का समूह है, जब बड़ा रूप धारण कर लेता है तो वही राज्य में परिणित हो जाता है। प्लेटो ने लिखा है राज्य बलूत के वृक्षों या चट्टानों से निर्मित नहीं होते, अपितु जो व्यक्ति उसमें निवास करते हैं उनकी आत्माओं के योग से राज्य का निर्माण हुआ है। जो व्यक्ति उसमें निवास करते हैं उनके विचारों से, उनकी आत्माओं के योग से हम कह सकते हैं राज्य का निर्माण हुआ है। राज्य बलूत के वृक्षों, दोबारा से सुन लें, राज्य बलूत के वृक्षों या चट्टानों से निर्मित नहीं होते, अपितु जो व्यक्ति उसमें निवास करते हैं उनकी आत्माओं के योग से राज्य का निर्माण हुआ है। इसे और समझने के लिए हम जानने का प्रयास करते हैं। प्लेटो के अनुसार राज्य और व्यक्ति क्या हैं? दो पर्याय हैं, दो पर्यायवाची शब्द हैं, दो पर्यायवाची शब्द। एक के बिना दूसरा अधूरा है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, व्यक्ति और राज्य। ये हम कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसे प्लेटो ने इस प्रकार समझाने का प्रयास किया है कि व्यक्तियों का जो चरित्र है, उस व्यक्तियों के चरित्र के निर्माण से ही, और एक आदर्श राज्य है, एक वास्तविक राज्य है जिसे वह प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो प्लेटो का राज्य हम कह सकते हैं चेतना में तथा व्यक्ति की चेतना में, दोनों में एक जैसा आभास उसे प्रस्तुत होता है। राज्य की चेतना ठीक उसके सदस्यों की चेतना है जब वे सदस्य के रूप में विचार करते हैं। राज्य तथा व्यक्ति में प्लेटो एक नैतिक समानता का जो दृष्टिकोण है वह भी प्रस्तुत करना चाहता है। उसे ऐसा आभास हुआ कि दोनों का जो नैतिक स्वरूप है, राज्य का दृष्टिकोण भी कैसा है? नैतिक है, और व्यक्ति का स्वयं का दृष्टिकोण भी कैसा है? नैतिक है। तो हम कह सकते हैं कि अच्छे जीवन की प्राप्ति राज्य तथा व्यक्ति दोनों का ही एक ही उद्देश्य है कि किस प्रकार से एक अच्छा जीवन है वो प्राप्त किया जा सकता है। तो अच्छे व्यक्तिगत जीवन के आधार पर ही एक अच्छी राजनीतिक इकाई का निर्माण संभव हो सकता है। अब जो नेक्स्ट विचार है प्लेटो के आदर्श राज्य को समझने के लिए उसके विकास के चरणों पर आते हैं। विकास के चरण, प्लेटो के आदर्श राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई? आदर्श राज्य की उत्पत्ति, विकास के चरण, विकास के चरण, विकास के चरण। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य को समझाने के लिए उसकी उत्पत्ति, उसका विकास किस प्रकार से हुआ, प्लेटो ने माना है कि इसके 3 चरण हैं। प्लेटो ने स्वीकार किया कि आदर्श राज्य की जो उत्पत्ति है, आदर्श राज्य का जो विकास हुआ है वो 3 चरणों के आधार पर हुआ है। पहला चरण वह स्वीकार करता है कि मानव की जो आर्थिक आवश्यकताएं हैं वो व्यक्ति और राज्य की जो उत्पत्ति है, व्यक्ति को राज्य की उत्पत्ति करने के लिए बाध्य कर देती हैं। आर्थिक आवश्यकताएं अपने आप में कोई भी आत्मनिर्भर नहीं है। प्लेटो का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि अपने आप में कोई भी आत्मनिर्भर नहीं है, और उसी सिद्धांत को प्लेटो अपने आदर्श राज्य की प्रमुख थीम, प्रमुख विचारधारा बनाना चाहता है। उसने सबसे पहले जिस वर्ग को रखा, जिस चरण को रखा, वह है उसका उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग प्रथम चरण के रूप में उपस्थित हो जाता है व्यक्तियों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में, और इसमें आत्मा का जो गुण है, आत्मा के गुण की प्रधानता पाई जाती है, वो है इसमें क्षुधा। जैसे हमें भूख के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, इसे तृष्णा के रूप में भी देखा जा सकता है। ये जो गुण है, आत्मा का जो गुण है जिसकी प्रधानता रहती है, वह है किस वर्ग में है? यह उत्पादक वर्ग में है। आदर्श राज्य में दूसरा विकास का चरण तब प्रारंभ होता है जब व्यक्ति को सुरक्षा की आवश्यकता होती है।
तो सुरक्षा किसके द्वारा की जाएगी? प्लेटो के अनुसार दूसरा चरण तब प्रारंभ होता है जब इसमें सैनिक वर्ग का उदय होता है। जब व्यक्तियों में आपस में विवाद होते हैं, बाहर से आक्रमण होते हैं, तो उनकी रक्षा किसके माध्यम से की जाएगी? तो प्लेटो का विश्वास है कि इसके लिए जो सैनिक वर्ग है वह है, और इसमें आत्मा के जिस गुण की प्रधानता रहती है वह गुण है साहस। इनमें साहस की प्रधानता होती है, शौर्य की प्रधानता होती है। बाह्य आक्रमणों से रक्षा की जाती है, आंतरिक किसी भी प्रकार की कोई विवाद होते हैं वो इसी वर्ग के द्वारा और उनका निपटारा किया जा सकता है। तो वास्तव में राज्य के साहस अथवा जो उत्साह है उसका एक प्रकार से प्रतिनिधित्व यहाँ पर हो जाता है। तीसरा चरण जिसमें जो दार्शनिक वर्ग है, दार्शनिक वर्ग ये सैनिक वर्ग में प्लेटो का मानना है कि कुछ व्यक्ति जिनमें साहस के साथ साथ शौर्य गुण के साथ साथ में और विवेक की प्रधानता होती है। विवेक, विद्यार्थियों, प्लेटो का मानना रहा है कि आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति, आप ध्यान दें ये बड़ा महत्वपूर्ण है, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति किसी भी स्थिति में एक स्थान पर नहीं होनी चाहिए। आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्तियों का जब एक स्थान पर एकत्रीकरण हो जाता है, एक स्थान पर समावेश हो जाता है, तब इसे कहते हैं निरंकुश सत्ता। निरंकुश। प्लेटो अपने आदर्श को, मैंने अभी आपको बताया कि सत्य को चाहता है, अच्छाई को चाहता है, वास्तविकता को वह अपने आदर्श के माध्यम से प्रकट करने का प्रयास करता है। इसीलिए उसकी जो प्रमुख विचारधारा रही, राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्तियों में पृथक्करण होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम कह सकते हैं निरंकुश जो सत्ता है उसका उदय हो जाता है। तीसरा वर्ग तब पैदा होता है जब व्यक्तियों पर नियंत्रण की आवश्यकता को महसूस किया जाता है। व्यक्ति किस प्रकार से कार्य करेगा, व्यक्ति कार्य कैसे करेगा, समाज किस प्रकार से कार्य करेगा, उनको दिशा निर्देश कौन देगा। तो इनमें मैंने अभी आपको बताया कि साहस के साथ साथ विवेक की प्रधानता होती है। विवेक गुण के साथ साथ में ये जो दार्शनिक होते हैं, ये ज्ञानी होते हैं, ये आत्म संयमी होते हैं। आत्म संयमी, चरित्रवान। इनमें आत्मा के वो सभी गुण पाए जाते हैं जिनके माध्यम से और सत्य की प्राप्ति को संभव बनाया जा सके। प्लेटो के आदर्श राज्य को समझने के लिए हमें आदर्श राज्य की जो आधारशिला है न्याय, उसकी विवेचना करते हैं। आदर्श राज्य की जो आधारशिला है न्याय। न्याय प्लेटो के अनुसार न्याय राज्य का वह गुण है जो उसे बांधे रखता है। आदर्श राज्य की जो आधारशिला है, आधारशिला वो न्याय है। न्याय एक वो इकाई है जिसके माध्यम से समाज को एक संगठन में बांध करके रखा जा सकता है। प्लेटो के अनुसार इसे कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत भी कहा जा सकता है। कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत, प्रत्येक वर्ग अपना अपना कार्य करता है, उत्पादक वर्ग, सैनिक और दार्शनिक, तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करें, एक वर्ग दूसरे वर्ग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे। प्लेटो के अनुसार यही एक प्रकार से न्याय का दृष्टिकोण है और ये हमेशा जीवित रहता है। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की आधारशिला न्याय के सिद्धांत पर टिकी हुई है। न्याय का सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसके कारण से और उसका जो आदर्श राज्य है वो एक प्रकार से हमेशा जीवित रहता है, क्योंकि क्षुधा, उत्साह और विवेक का प्रतिनिधित्व का जो गुण है वो किसके आधार पर हो सकता है? तो प्लेटो की मान्यता रही है कि वह केवल न्याय ऐसा है। तो कार्य विभाजन का जो सिद्धांत है वो एक प्रकार से क्रियात्मक उपस्थिति थी और इसी के कारण से उसका जो आदर्श राज्य का सिद्धांत है वो आगे गति कर पाया। आदर्श राज्य की आधारशिला के बाद में हम देखते हैं उसके जो आधार स्तंभ हैं, जैसे अभी बताया गया था आपको, पहला तो कौन सा है? शिक्षा, और दूसरा साम्यवाद। साम्यवाद प्रथम स्तंभ के रूप में उसने शिक्षा को स्वीकार किया, प्रथम स्तंभ।
प्रथम स्तंभ के रूप में उसने शिक्षा को स्वीकार किया है। यदि न्याय का सिद्धांत आदर्श राज्य की आधारशिला है तो शिक्षा योजना और साम्यवादी व्यवस्था आदर्श राज्य के आधारभूत स्तंभ है। उसने अपनी रिपब्लिक पुस्तक है, उस रिपब्लिक पुस्तक का जो केंद्रीय विषय रहा, एक प्रकार से जो वास्तविक दृष्टिकोण रहा, वास्तविक विचारधारा उसकी रही, वह निश्चित रूप से शिक्षा से संबंधित ही रही है। क्योंकि महान दार्शनिक रूसों ने लिखा था कि रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया सर्वोत्कृष्ट, रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया, शिक्षा पर लिखा गया सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। आज तक जितनी भी पुस्तकें लिखी गई महान दार्शनिक रूसों के अनुसार, रूसों का कथन है कि रिपब्लिक, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लेटो का जो वास्तविक ध्यान रहा, उसका वास्तविक जो विचारधारा रही रिपब्लिक के माध्यम से, वह केवल शिक्षा पर रही। तो शिक्षा के माध्यम से हम कह सकते हैं, शिक्षा का जो दृष्टिकोण उसने सिद्ध कर दिया कि शिक्षा व्यक्ति को एक विशेष कार्य का प्रशिक्षण देकर उसे वही कार्य संपन्न करते रहने की प्रेरणा देगी। राज्य के द्वारा जो नियोजित शिक्षा प्रणाली होगी उसी को पाकर के और व्यक्ति अपना स्वयं का कल्याण कर पाएगा और अपने जीवन की जो दिशाएं हैं उनको आसानी से बदल सकता है। प्लेटो ने जब अपने आदर्श राज्य की विवेचना की और उसमें शिक्षा सिद्धांत का उसने पुट लगाया प्रथम स्तंभ के रूप में, तो उसने माना कि शिक्षा राज्य के द्वारा दी जानी चाहिए। देखो, शिक्षा किसका विषय होना चाहिए? शिक्षा राज्य के द्वारा दी जानी चाहिए, राज्य के द्वारा शिक्षा। प्लेटो तत्कालीन जो शिक्षा पद्धतियाँ थी उनसे बड़ा प्रभावित व्यक्ति रहा है। यूनान दो भागों में बटा हुआ था, एथेंस और स्पार्टा। शिक्षा का जो पर्सनल है, शिक्षा की जो बातें थी वो अलग अलग प्रकार से, आइसोक्रेट्स जैसे जो वर्ग बन गए थे वो ट्यूशन पद्धति के आधार पर, बहुत से व्यक्ति यूनान में हम कह सकते हैं शिक्षा से वंचित हो जाते थे। तो प्लेटो का जो प्रमुख जोर रहा कि शिक्षा राज्य के नियंत्रण में दी जानी चाहिए, राज्य के द्वारा शिक्षा होनी चाहिए। स्त्री और पुरुषों के लिए प्लेटो ने समान शिक्षा, समान पाठ्यक्रम, स्त्री पुरुष के लिए समान शिक्षा, स्त्री पुरुषों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। देखो, प्लेटो ने तो एक स्थान पर इस प्रकार से भी लिखा है कि जिस प्रकार से हम रखवाली करने के लिए कुत्ते और कुतिया में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं करते हैं, वैसा ही हम कह सकते हैं यहाँ पर स्त्री और पुरुष में भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। कई बार पूछा गया कि क्या प्लेटो के अनुसार जो दार्शनिक शासक है वो स्त्री हो सकती है? तो हो सकती है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा सिद्धांत के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास किया है कि स्त्री और पुरुष के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था की जाए। शिक्षा का उद्देश्य शरीर और मस्तिष्क दोनों का विकास करना है। दोनों, शरीर और मस्तिष्क दोनों का विकास, शरीर और मस्तिष्क दोनों का विकास। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ये प्लेटो की भी विचारधारा रही है। शिक्षा का प्रयोजन व्यक्ति को राज्य का उत्तम नागरिक बनाना है। शिक्षा का प्रयोजन क्या है? शिक्षा का प्रयोजन है कि व्यक्ति है वह राज्य का किस प्रकार से एक उत्तम नागरिक बन सकता है। उत्तम नागरिकों का निर्माण, उत्तम नागरिक किस प्रकार से राज्य को प्राप्त हो सकते हैं, और शिक्षा द्वारा योग्य और ज्ञानी शासक हैं, जो दार्शनिक शासक हैं, उनको तैयार किया जाएगा। शिक्षा का सिद्धांत जब पढ़ेंगे, शिक्षा प्रक्रिया लंबी जरूर है, 35 वर्ष तक चलती है उसकी, लेकिन जो उसका अंतिम ध्येय है, अंतिम जो उसकी विचारधारा है, अंतिम जो बात है, वो शिक्षा सिद्धांत के माध्यम से भी किसे प्राप्त करना चाहता है? दार्शनिक शासक को प्राप्त करना चाहता है। दार्शनिक शासक एक ही 35 वर्ष तक की जब शिक्षा उन्हें प्रदान कर दी जाएगी, फिर 15 वर्ष कोई भी दार्शनिक शासक बनेगा, वो 15 वर्ष तक ही और जीवन के जो अनुभव हैं, इस व्यवहारिक संसार के अनुभव हैं, उन अनुभवों को प्राप्त करेगा और फिर 50 वर्ष की अवस्था में वह दार्शनिक शासक बनेगा। तो शिक्षा द्वारा योग्य ज्ञानी शासक अर्थात जो दार्शनिक शासक हैं उनको तैयार किया जाएगा। अब हम आते हैं उसका जो दूसरा स्तंभ है। दूसरे स्तंभ में हमने देखा था
साम्यवाद को। साम्यवाद दूसरा स्तंभ है प्लेटो के आदर्श राज्य की प्राप्ति में। साम्यवाद एक सहायक दृष्टिकोण रहा है, सहायक विचारधारा के रूप में इसे रखा जा सकता है साम्यवादी सिद्धांत को। साम्यवाद प्लेटो ने दो प्रकार का साम्यवाद माना है, एक तो है संपत्ति का साम्यवाद, संपत्ति, और दूसरा है परिवार का साम्यवाद, संपत्ति और परिवार का साम्यवाद। प्लेटो उन प्राचीन दार्शनिकों में है, प्राचीन विचारकों में है, जिन्होंने प्लेटो अपने साम्यवादी सिद्धांत के माध्यम से जो बाह्य परिस्थितियां थी, जो मनुष्य के जीवन में परेशानी का कारण बनती हैं, उन्हें वह जड़ मूल से नष्ट करना चाहता था। उसका मानना था कि जो स्वयं की संपत्ति है, उसका जो परिवार है, ये उसे एक बहुत बड़ी बाधा के रूप में उसे महसूस हुई, और इसी कारण से प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के सिद्धांत में इसे एक स्तंभ का रूप दिया है, और संपत्ति और परिवार को उसे नष्ट करने की, क्योंकि ये दो बाह्य परिस्थितियाँ इस प्रकार की हैं जिसके कारण से व्यक्ति और अपने जो स्वयं के कार्य हैं, राज्य के लिए जो कार्य हैं, उन राज्य के कार्यों को वह सही तरीके से निष्पादित नहीं कर सकता है। आदर्श राज्य की बागडोर दार्शनिक शासक के हाथ में। आदर्श राज्य की बागडोर, बागडोर कमान, कमान कह सकते हैं, दार्शनिक शासक के हाथ में, दार्शनिक शासक के हाथ में। आदर्श राज्य की बागडोर प्लेटो मानता है कि वह दार्शनिक शासक एक श्रेष्ठ मल्ला है, श्रेष्ठ मल्ला है, श्रेष्ठ मल्ला है। जिस प्रकार से तूफान यदि कोई आ जाए और उसके साथ में यात्री हों, तो उन यात्रियों किस प्रकार से बचाया जा सकता है, इसे श्रेष्ठ मल्ला है का उदाहरण देते हुए प्लेटो ने सिद्ध किया है। चाहे उसके मार्ग में कितने तूफान, कितनी झंझावतें क्यों ना आए, वह अपने आदर्श राज्य की नौका है, उस नौका को निर्बाध रूप से और किनारे पर लगा देगा। दार्शनिक का जो दृष्टिकोण रहा है, एक अच्छा संरक्षक है, वह सर्वज्ञाता है, सर्वद्रष्टा है, विवेकशील व्यक्ति है, ममत्वशील दार्शनिक शासक को प्लेटो आदर्श राज्य की बागडोर निर्बाध रूप से सौंप देना चाहता है। वह मानता है कि इस दार्शनिक शासक के कार्य में किंचित मात्र भी व्यवधान नहीं आना चाहिए, और इसीलिए उसने अपने आदर्श राज्य में से और जो कानून है, कानून को भी उसने हटा दिया था। तो दार्शनिक शासक केवल अनुबंध मात्र का कोई योग नहीं है, कोई अनुबंध नहीं है, का योग मात्र नहीं है, जिस संपूर्ण विधि के अनुसार आदर्श राज्य के निर्माण की ओर बढ़ा गया है, उसका वह दार्शनिक शासक एक तर्कसंगत परिणाम है। अब हमें बहुत संक्षिप्त में उसकी जो आलोचनात्मक पक्ष है, उस आलोचनात्मक पक्ष को भी यहाँ पर रखना चाहेंगे। प्लेटो का जो आदर्श राज्य है, उसका आलोचनात्मक अध्ययन, आलोचनात्मक मूल्यांकन, आलोचनात्मक मूल्यांकन। प्लेटो का जो सिद्धांत है, आदर्श राज्य का सिद्धांत, उसकी जिन व्यक्तियों के द्वारा आलोचना की गई, उनमें प्रमुख नाम रखा जाता है डनिंग, पॉपर और रसेल का नाम आता है। डनिंग, पॉपर और रसेल ने आलोचना की है। डनिंग के अनुसार आदर्श राज्य की जो अवधारणा है वो कैसी है, वो अव्यवहारिक है। अव्यवहारिक तरीके से डनिंग का दृष्टिकोण ये स्पष्ट करता है कि प्लेटो का किसी भी प्रकार से जो आदर्श राज्य का सिद्धांत है वो व्यवहारिक नहीं हो सकता है। उस पर अव्यवहारिक कहकर के उसने एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह लगाया है। इसी प्रकार से पॉपर का ही मानना है कि आदर्श राज्य का निर्माण इस प्रकार किया गया कि उसकी वेदी पर उसने व्यक्ति को राज्य के परिप्रेक्ष्य में एक साधन मात्र मान लिया है। तो राज्य के परिप्रेक्ष्य में उसने क्या माना है, व्यक्ति को एक साधन के रूप में, किसने, पॉपर ने से व्यक्ति को एक साधन के रूप में स्वीकार किया है। जबकि रसेल जैसे विद्वान हैं, रसेल जैसे जो आलोचक हैं, उन्होंने इसे और जिस रोमांसवाद से इसे
रोमांसवाद के अलावा यह कुछ भी नहीं है, यह कह करके इसकी कटु आलोचना की है। वास्तव में देखा जाए तो आदर्श राज्य जो आलोचकों ने स्वीकार किया वह एक स्वप्निल संसार है, सपने का संसार है। स्वयं एक स्थान पर प्लेटो ने भी लिखा है कि मेरा जो आदर्श राज्य है वो इस पृथ्वी पर संभव नहीं हो सकता है, वह केवल स्वर्ग में ही संभव हो सकता है। प्लेटो का हमें जो आदर्श राज्य है उसे इस प्रकार से पाते हैं कि जिस प्रकार से जो बादलों में स्थित नगर, किसी नगर की स्थापना बादलों में की जाए तो वह उसे वास्तविकता पर नहीं उतारा जा सकता है। वह एक प्रकार से एक ऐसा तंतु है, संध्याकालीन तंतु है, जो कुछ समय के लिए दृष्टिगोचर होता है और फिर रात्रि की नीरवता में लुप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वो एक प्रकार से स्वप्निल संसार है। और विद्वानों ने तो उसे मृग तृष्णा भी कह दिया है, मृग मरीचिका या मृग तृष्णा के नाम से भी परिभाषित किया है, जो कभी वास्तविक हो ही नहीं सकता है। दूसरा ये देखें तो स्वतंत्रता का निषेध। प्लेटो ने अपने संपूर्ण आदर्श राज्य में कहीं पर भी स्वतंत्रता की बात नहीं की है, स्वतंत्रता प्रदान नहीं की है। चाहे हम कहें प्रमुख रूप से जो उत्पादक वर्ग है उसको उसे रोकने का प्रयास किया है। सर्वाधिकारवादी राज्य की संज्ञा जिसे दी जाती है, मानवीय स्वतंत्रता के हित में इस प्रकार का जो सिद्धांत है उसे नहीं रखा जा सकता है। उत्पादक वर्ग की नितांत उपेक्षा, ये भी हमने देखा कि जो उत्पादक वर्ग है उसकी प्लेटो ने बहुत अधिक मात्रा में उपेक्षा की है। उन्हें उपेक्षित, उन्हें किसी प्रकार की कोई, हम कह सकते हैं शिक्षा का अधिकार, उन्हें शिक्षा के अधिकार से उन्हें वंचित रखा गया। तो उत्पादक वर्ग की उपेक्षा प्लेटो ने अपने सिद्धांत में की है। और यह सोचनीय अपेक्षा राज्य को अस्तित्व है, राज्य का जो अस्तित्व है उसको भी नष्ट कर सकती है। शासक वर्ग की एक प्रकार से निरंकुश सत्ता है, शासक वर्ग की सत्ता है वो निरंकुश सत्ता है। व्यक्तियों को शिक्षा द्वारा चाहे कितना ही विवेकशील और वितरागी क्यों न बना दिया जाए। अभी जैसे हम चर्चा कर रहे थे ना कि प्लेटो का जो दार्शनिक शासक है उसे 35 वर्ष तक उसे शिक्षा में दी गई, फिर जीवन के जो क्रियात्मक अनुभव है वो सिखाए गए, उसे वितराग की प्रवृत्ति भी दी गई। वितराग की प्रवृत्ति का अभिप्राय कि उन्हें सोना और चांदी तो छूना तक नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो सन्यासी का सा जीवन जिएंगे, उनका जीवन एक प्रकार से सन्यासी का जीवन है। तो कितना ही उन्हें वितरागी बना दिया जाए। अनियंत्रित शक्ति जब उसके पास में आ जाती है, राजा के पास में आ जाती है, तो मानवीय स्वभाव के अनुसार उसमें दोष आ जाना स्वाभाविक है। उसमें इस प्रकार का दोष आ ही जाएगा। और इस प्रकार की जो निंदा की है, इस प्रकार की जो आलोचना की है वो बारकर महोदय ने की है। शासक वर्ग की निरंकुश सत्ता के बाद हम कह सकते हैं बारकर ने इसे प्रबुद्ध निरंकुशवाद कहकर के पुकारा है। इसी प्रकार बीच बीच में हमने कानून की उपेक्षा की बात कही है, तो ये भी उसके आलोचना का विषय रहा है। कार्यात्मक विशेषीकरण की पद्धति है वो भी अनुचित है। व्यक्ति और राज्य की समानता को अत्यधिक महत्व दिया गया, वो भी हम कह सकते हैं गलत है, अनुचित है। शासन के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं, कानून है, सरकारी पदाधिकारी और दंड की जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पर नहीं रखी गई है। महान दार्शनिक अरस्तु के द्वारा भी इस सिद्धांत की आलोचना की गई है। मानवीय स्वभाव का चित्रण है वो इस प्रकार का नहीं हो सकता है किसी भी स्थिति में। फिर भी हम कहेंगे कि आलोचनाओं के बावजूद इस सिद्धांत का बड़ा व्यापक महत्व है। प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत वह सिद्धांत है जिस पर आगे चल कर के राजनीति विज्ञान के जितने भी शोधार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, राजनीति विज्ञान के वेता हैं, दार्शनिक हैं, उनको एक सहारा मिला है। यह सिद्धांत उन सबके लिए वास्तव में एक आधारशिला का काम करता है। यद्यपि भले इसे कितना ही काल्पनिक क्यों न कहा जाए, प्लेटो का जो प्रमुख उद्देश्य रहा एक सत्य की प्राप्ति को किस प्रकार से किया जा सकता है, दूसरे राज्य के साथ में किस प्रकार से तुलनात्मक दृष्टिकोण के साथ में उसे उपयोगी बनाया जा सकता है। तो प्लेटो का अपने आदर्श राज्य के माध्यम से एक आदर्श को आदर्श की प्राप्ति के सिद्धांत के रूप में समझा जा सकता है।